आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सीधी तस्वीरें वहां से हम आपको दिखाएंगे। थोड़ी देर में विधानसभा की कार्यवाही भी देखिए शुरू हो चुकी है। ये लाइव तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही है। राज्यपाल का अभिभाषण भी आज होगा और उनके अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत होगी। अभिभाषण के बाद सदन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री शोक प्रस्ताव रखेंगे। 17 मार्च को पेश होगा हरियाणा का बजट और आज से 28 मार्च तक हरियाणा का बजट सत्र चलने वाला है। हरियाणा के राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। सदन में बीएससी की बैठक में तय हुई कार्रवाई की रिपोर्ट भी रखी जाएगी। तो तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं और थोड़ी ही देर में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण शुरू हो जाएगा। सदन के अंदर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां विधायक पहुंच चुके हैं, सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी, और राज्यपाल का अभिभाषण थोड़ी ही देर में कुछ ही सेकंड्स में शुरू होने वाला है। माननीय अध्यक्ष एवं सम्मानित सभासदों, सभी को राम राम। मैं 15वीं हरियाणा विधानसभा के पहले बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस सत्र में आपका विचार विमर्श रचनात्मक होगा तथा हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल होगा। आपको विदित है कि हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है। मैं संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को मनन करता हूँ। हम सबके लिए गर्व की बात है कि संविधान सभा में हरियाणा के 8 महापुरुषों ने नामता पंडित ठाकुरदास भार्गव, मास्टर नंदलाल, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, लाला देशबंधु गुप्ता, चौधरी निहाल सिंह तक्षक, डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, चौधरी सूरजमल एडवोकेट और पंडित श्रीराम शर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारा संविधान विविधता में एकता वाले हमारे विशाल देश के हर नागरिक को समान अधिकार देता है। हमारे महान सांस्कृतिक एकता का प्रमाण गत दिनों प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में पूरे विश्व को देखने की मिली है। यह वर्ष राष्ट्रीय एकता के अमर प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वां जयंती वर्ष तथा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। पूरा देश इन विभूतियों को श्रद्धा के साथ याद कर रहा है। मैं इन दोनों महापुरुषों को भी सादर नमन करता हूँ। माननीय सभासदों, स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मेरी सरकार उनके इस व्याख्यान को आदर्श मानते हुए लगातार नेक नियत, दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ हरियाणा को विकास और जनकल्याण के मामले में नई बुलंदियों पर पहुंचने के लिए काम कर रही है। समय की आवश्यकता के अनुसार नए निर्णय ले रही है और नई नीतियां बना रही है। अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार किए गए संकल्पों की सिद्धि के लिए तिगुनी गति से काम कर रही है। सबसे पहले सबसे गरीब का उत्थान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए सभी पिछड़े और वंचित वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्ग में
वर्गीकृत कर अब तक वंचित रही अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का कार्य किया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायत राज संस्थाओं में सरपंच पद के लिए 5% और पंच पद के लिए उनकी जनसंख्या के 50% के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ी वर्ग बी को मेयर प्रधान के पदों में 5% तथा सदस्यों के लिए संबंधित पालिकाओं में उनकी जनसंख्या के 50% के अनुरूप में आरक्षण दिया गया है। पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। दिसंबर 2023 में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत कम आय वाले परिवारों के बुजुर्गों को अयोध्या तीर्थ की यात्रा एवं हाल ही में प्रयागराज में हुए महाकुंभ में संगम स्नान भी करवाया गया है। हैप योजना के तहत प्रदेश के 11,64,692 लोगों ने दिसंबर 2023 से अब तक कुल 42 करोड़ 14 लाख किलोमीटर मुफ्त यात्रा की है। दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु अथवा दिव्यांग हो जाने के कारण दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 22,585 गरीब परिवारों को 840 करोड़ 90 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। हर घर पुरानी योजना के में 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में 52,228 आवेदकों का पंजीकरण हो चुका है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लाट दिए जा चुके हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 62 गांवों में 100 गज के और हरेक महाग्राम में 50-50 गज के 4,533 प्लाट दिए जा चुके हैं। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को प्रोएक्टिव मोड में कर दिया है। वृद्ध व्यवस्था, सम्मान भत्ता, दिव्यांग, विधवा, निराश्रित बच्चे और विधुर, अविवाहित पुरुष और महिला पेंशन योजनाएं प्रोएक्टिव पेंशन मोड के तहत संचालित की जा रही है। अब तक इस अनूठे माध्यम से 5,43,663 लाभार्थियों को 1,093 करोड़ 40 लाख रुपए का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान किया जा चुका है। सरकार ने हेमीफोलिया, थैलेसीमिया बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ दिया है। इस पेंशन के लिए कोई आयु सीमा नहीं है और यह किसी भी अन्य पेंशन के अतिरिक्त दी जाती है। इसी प्रकार से 3,000 रुपये मासिक दिव्यांग पेंशन का लाभ 10 अन्य दिव्यांग श्रेणियों को दिया गया है। इनमें प्रमस्तिष्कघात, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, वात और भाषा दिव्यांगता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन रोग, सिकल सेल, बहुदिव्यांगता, विनिदृष्टि, सीखने की अक्षमता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार और क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन शामिल है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1,16,126 रेहड़ी वालों को खाद्य एवं आपूर्ति, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, श्रम और वित्त विभाग की 8 योजनाओं का
लाभ दिया जा चुका है। श्रम शक्ति का सम्मान हरियाणा को विकास की दृष्टि से देखे देश के अग्रणी राज्यों में लाने में हमारा मेहनतकश श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ने विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत 7,40,000 श्रमिकों को लगभग 1,476 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। हाल ही में एनसीआर क्षेत्र में ग्राफ 4 लगने कारण 6,54,000 पंजीकृत श्रमिकों को 265 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। श्रमिकों की बेटियों की शादी में वित्तीय सहायता और कन्यादान योजना के तहत अब तक 1,01,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। विवाह से 3 दिन पहले उन्हें 75,000 रुपये की राशि देने की नई पहल भी की गई है। शेष 26,000 रुपये की राशि विवाह प्रमाण पत्र जमा करने के बाद दी जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण माननीय सभासदों, सरकार की नीतियां किसान कल्याण पर केंद्रित है। हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी 24 फसलों की खरीदी की जाती है। सरकार ने अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे अभियान को भी ख़त्म कर दिया है। किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 9 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में फसलों की एमएसपी पर खरीद के 1,25,000 करोड़ रुपए डाले गए। गत वर्ष मानसून देरी से आने के कारण किसानों को खरीफ फसलों की बिजाई के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटने पड़े। उन्हें राहत के लिए हर किसान को 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपए का बोनस दिया गया है। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने फसल बुवाई के समय ही किसानों को आर्थिक सहायता दी है। पहले भू मालिकों और काश्तकारों में जमीन के कब्जे तथा मुआवजा इत्यादि के लेकर विवाद होते रहते थे। इस सदन की पिछली बैठक में सर्वसम्मति से कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करने का प्रशंसनीय काम किया गया है। इसी प्रकार श्यामलाल भूमि पर 20 वर्ष से कब्जा कृषि पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना दिया गया है। मेरी सरकार बागवानी फसलों में परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में फलों और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित दे रही है। इसी क्रम में भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा अनुसंधान के लिए गांव उछानी जिला करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को रखी गई। किसान अपने छोटे मोटे खर्च पूरे कर सके, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के 20,24,000 किसानों को 19 किस्तों में अब तक 6,563 करोड़ रुपए दिए जा चुके। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 34,57,000 किसानों को 8,732 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि के क्लेम दिए गए। साथ ही पिछले 10 वर्ष में किसानों को 4,872 करोड़ रुपए की राशि सरकारी खजाने से क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई है। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए प्राकृतिक खेती पोर्टल पर लगभग 24,000 किसानों ने पंजीकरण किया है। इनमें से 9,910 किसान 15,170 एकड़ भूमि पर
प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। बागवानी किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा देने के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 46 बागवानी फसलों शामिल है। सब्जियों व मसाला फसलों के लिए 30,000 रुपये तक, फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा दिया जा रहा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की जगह वैकल्पिक फसलों बोने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में अब तक 1,28,605 किसानों को 147 करोड़ 45 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। सहकारिता मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को गाय और भैंस दोनों की दूध के लिए मौजूदा दर के अतिरिक्त 1 अप्रैल 2024 से 30 दिसंबर 2024 के दौरान 5 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में डाली गई है। वर्ष 2024-25 के लिए योजना को अक्टूबर से मार्च तक 3 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने के लिए बढ़ाया गया है। अंत्योदय परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक दूध की कीमत की अतिरिक्त 10 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी की राशि प्रदान की जा रही है। कुल मिलाकर दूध उत्पादक अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक 51 करोड़ की राशि का अतिरिक्त लाभ अर्जित करेंगे। प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों में ऑनलाइन टोकन प्रणाली शुरू की गई है, जिससे गन्ना किसानों को घर बैठे ऑनलाइन टोकन लगाने की सुविधा मिली है। इससे जहां मिलों में समय पर गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित हुई, वहीं किसानों को प्रत्येक ट्राली गन्ना मिल को देने में पहले की अपेक्षा 10 से 12 घंटे कम समय लगा है। पशुपालन के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही है। पशुपालकों के लिए 1,91,000 पशुधन क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं और 2,757 करोड़ रुपए की ऋण दिए गए। दुर्घटना बीमा योजना के तहत सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। वर्ष 2019 में शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना में अनुसूचित जाति से संबंधित लाभार्थियों के पशुओं का बीमा मुफ्त किया जाता है। सरकार ने गौ संरक्षण के लिए भी व्यापक कदम उठाए हैं। प्रदेश की गौशालाओं को चारे के लिए 191 करोड़ रुपए की राशि दी गई तथा इस वित्त वर्ष में 51 शेड्स बनाने की मंजूरी दी गई है। सिंचाई एवं जल प्रबंधन राज्य सरकार यमुना तथा उनकी सहायक नदियों गिरी और टोंस से राज्य को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी के ऊपरी हिस्से पर रेणुका, किशाऊ और लकवाड़ बयासी बांधों के निर्माण के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। इन बांधों के पूरा होने पर हरियाणा को कुल भंडारित पानी का 47.81% पानी मिलेगी। आदिबद्री बांध के निर्माण हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया गया। यह बांध हिमाचल सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके जून 2037 तक पूरे होने की संभावना है। सरकार रावी ब्यास नदियों के पानी का हमारा वायद हिस्सा प्राप्त करने और सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए
प्रतिबद्ध है। इस मामले में निरंतर ठोस पैरवी की जा रही है। तालाबों के जीर्णोद्धार एवं कायाकल्प के साथ साथ गंदे पानी के उपचार एवं प्रबंधन के उद्देश्य से हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। अमृत सरोवर मिशन के तहत 2,215 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो चुका है। महिला एवं बाल विकास माननीय सदस्यगण, महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनका सशक्तिकरण करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अब तक 2 लाख महिला हरियाणा विधानसभा में अभी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण चल रहा है और उनकी तरफ से बताया गया है कि आखिर सरकार की तरफ से किस तरीके से किस विजन के तहत काम किया जा रहा है। पंचायतों निकायों में आरक्षण सरकार ने दिया है, ये राज्यपाल ने बताया। हरियाणा सरकार 24 फसलों पर अभी MSP दे रही है। तो हर एक काम जो प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है या किया जाना है वो उनके अभिभाषण में शुमार है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण चल रहा है। शहरी क्षेत्रों में गरीबों को जिस तरीके से प्लॉट दिए जा रहे हैं, जो उसका पूरा प्रोसेस है, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। दिव्यांग लोगों को पेंशन को लेकर उन्होंने सरकार की सराहना की। साथ ही सरकार ने पंचायतों और निकायों में आरक्षण दिया है। उन्होंने बताया हरियाणा सरकार 24 फसलों पर MSP दे रही है। शहरी क्षेत्रों में गरीबों को प्लॉट दिए जा रहे हैं, तो वहीं दिव्यांग लोगों को पेंशन दी जा रही है। सरकार लगातार पेंशन योजना का दायरा बढ़ा भी रही है। तो राज्य सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जो राज्य सरकार का विजन है, जिन तमाम सेक्टर्स पर वो फोकस्ड है, जो काम अभी तक उन्होंने किए हैं, वो हर ब्यौरा अभिभाषण में शुमार किया गया है और उस पर फिर चर्चा भी की जाएगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का भी अभिभाषण चल रहा है और उसके बाद अभिभाषण के बाद जो BSc की बैठक में रिपोर्ट बनाकर तैयार की गई, उस रिपोर्ट को पटल पर रखा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शोक प्रस्ताव भी रखा जाएगा। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हो चुकी है और उन्हीं के अभिभाषण पर कुछ वक्त चर्चा होगी। यानी कि राज्य सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उस पर विपक्षी विधायकों की तरफ से भी, जो विपक्ष में बैठे विधायक हैं, उनकी तरफ से भी अपनी बात रखी जाएगी। ध्यान आकर्षण केंद्र प्रस्ताव कई ऐसे हैं जिसको केंद्र में लाने की कोशिश विपक्षियों की तरफ से है। ऐसे में देखिए, हरियाणा राज्य का विधानसभा का ये सत्र जो आज से शुरू हुआ है 28 मार्च तक चलेगा। इस दरमियान बजट भी पेश किया जाएगा और इस दरमियान विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे मुद्दों पर भी जवाब। दूध उपलब्ध करवाने का विषय हो। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत गरीबी परिवारों की किशोरियों व महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने की बात हो, या फिर बीमारियों से बचाव के लिए मिशन इंद्रधनुष के जरिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का विषय हो, इस प्रकार से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का सतत ख्याल मेरी सरकार के द्वारा रखा जा रहा है। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 7 दिसंबर 2020 से उन्हें 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य में 64,500 स्वयं सहायता समूह कार्यरत है और प्रदेश में 33% राशन डिपो महिलाओं को देने शुरू किए गए हैं। गत 4 माह में 252 राशन डिपो महिलाओं को आवंटित किया जा चुका है। युवा कल्याण एवं रोजगार माननीय सदस्यगण, सरकार प्रदेश के हर युवा के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर काम कर रही है। ग्रुप C व D की भर्तियों में 13 दिसंबर 2018 से इंटरव्यू को खत्म किया गया है। योग्यता के आधार पर बिना पर्ची के 1,62,000 से अधिक
युवाओं को सरकारी की नौकरी मिलने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आई।